नमस्ते। नागपुर आकाशवाणी के वृत्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दृष्टिक्षेप इस साप्ताहिक साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं मेधा नांदेड़कर सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी यही भारत की राजभाषा होगी। यह दिन लोगों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जागरूक करता है। एक खास बात ऐसी है कि विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1974 को की गई थी। इस सभी के बारे में अधिक जानकारी लेने हेतु आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर लखेश्वर चंद्रवंशी जी को। नमस्ते सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। लखेश जी चंद्रवंशी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है तथा विवेकानंद केंद्र की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका केंद्र भारती के आप कार्यकारी संपादक भी हैं। सर, मैं सबसे पहले आपको इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा यह किस भाषा की वंशज है, यानी किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। हिंदी मूल रूप से भाषा तो है, और जैसे आपने कहा कि इसका उद्गम स्रोत क्या है जी, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। हाँ, तो हिंदी का जो विकास है, जो आज हम जिस तरह से जिस रूप में अभी हम हम बात कर रहे हैं, ये जो हिंदी है इसकी विकास यात्रा की अलग कहानी है। जैसे पहले संस्कृत का दो भाग हुआ, हाँ, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे अपभ्रंश के बाद उसकी अनेक धाराएं फूटी, जिसमें ब्रज, अवधी और मैथिली, फिर भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ऐसा होते हुए ये 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बीच में ऐसी स्थिति आई कि उस समय भाषा, ब्रज भाषा जो है वो बोली जाती थी। जी, जो बोली जैसे ब्रज को हम भाषा बोल रहे हैं, अभी बोलते समय बोल रहे हैं ब्रज भाषा, जी, भोजपुरी भाषा कह रहे हैं हाँ, और अवधी भाषा कह रहे हैं। हाँ, ये हम भाषा कह रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या बोली जाती है? अब बोली, बोलते हैं अवधी बोली, ब्रज बोली, ऐसा बोलते हैं। और हिंदी जो बोली कहा जाता था वो अब भाषा बन के आ गई है। जी, तो बोली भाषा हो गई और भाषा जो है वो बोली इस तरह से हो गई। अब ये जो ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ये जो अलग अनेक जो भाषाएं थी, वो सारी भाषाओं का एक बोलचाल के रूप में जब वो अस्तित्व में आई, तब ये इसका क्या नाम देना चाहिए? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इसे हिंदुस्तानी भाषा ऐसे कहा जाता था। फिर जी, हिंदी साहित्य में यानी हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं तो उस दौरान 1900 के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार और संपादक थे। उन्होंने हिंदी के इस खड़ी बोली को व्यवस्थित करने का काम किया। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक और भी कहा जाता है कि भाषा यह संस्कृति की वाहक मानी जाती है, तो वह किस प्रकार से हम उसके बारे में बता सकते हैं? एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, ऐसा कहते हैं। जी, कई बार होता है कि विभिन्न संस्कृतियां हैं, लेकिन संस्कृति तो एक ही है, वो भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में यदि देखा जाए तो सभी भारतीय भाषाओं का योगदान है। जी, सभी भारतीय भाषाएं, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो, सभी प्रकार की जो भाषा है उनका उनका योगदान तो है, उनकी भूमिका है। परंतु हिंदी की भूमिका किस तरह से है यदि देखा जाए तो प्रमुख रूप से माना जाता है। एक तो कबीर जो हिंदी साहित्य के सिरमौर कवियों में गिने जाते हैं, तो उनकी जो भाषा थी उनको कहते थे सदुक कड़ी या पचमेल खिचड़ी। वो जनता को जिस शब्दों के द्वारा, जिस भाषा से जनता को समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो उनकी भाषा में सभी बोली भाषाओं का समावेश हुआ करता था। काफी सरल तो थी उनकी भाषा। बहुत सरल थी।
पर उसके तुरंत ही बाद, उसके यानी 100 वर्षों के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो रामचरितमानस जब अवधी भाषा में होकर आई तो उस समय यानी जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी संवाद के लिए वो अवधी का करती थी, और उस भाषा में लोगों तक संस्कृति पहुंचे तो उसका आधार क्या होगा? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो एक मनुष्य के रूप में, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके चरित्र को समाज जीवन में लाए और परिवार कैसा होता है, राजा कैसे होता है, और उनके गुणों भाई का कैसे वर्णन, हो, उनके गुणों का वर्णन संस्कृति के रूप में किस तरह से आए, इसके लिए फिर रामचरितमानस में काम हुआ। आगे सूरदास जी ने ब्रज भाषा में किया, तो अवधी, ब्रज, और मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत नाम का एक महाकाव्य लिखा था, वो भी अवधी भाषा में ही लिखी गई। सही कहा आपने। ये हिंदी को हम विश्व भाषा भी बोलते हैं, तो ये हाँ, कितने देशों में बोली जाती है, इसका भी हमारे पास कुछ ब्यौरा है? हाँ, इसका भी बोलने के लिए बहुत देशों में बोली जाती है ऐसा कहते हैं, पर इसका एक ऑथेंटिक, जिसको कहेंगे कि एक पक्का जो है वो इस समय विश्व में 73 देशों के 165 विश्वविद्यालयों में इसका हिंदी का अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य चल रहे हैं। वैसे बोली जाती है तो 153 देशों में बोली जा रही है, लेकिन अध्ययन हो रहा है। बड़ा दायरा है इस हाँ, भाषा का, ऐसा हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है भारतीय मूल के लगभग जो भी लोग जहाँ जहाँ भी विश्व भर में गए हैं, तो मुझे लगता है ये भाषा साथ में लेकर गए हैं, भाषा के साथ में अपनी संस्कृति भी साथ में लेकर गए हैं। हाँ, ये जैसे इंग्लैंड में ही 30 लाख भारतीय है, तो वो लोग भी प्रायः एक दूसरे से बात करने के लिए, एक भारतीयता का अनुभव करने के लिए वो हिंदी में ही बातचीत करते हैं। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वर्ष की हिंदी दिवस की क्या संकल्पना है? इस वर्ष हिंदी दिवस की संकल्पना की यदि बात करें तो ये नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भारतीय भाषाओं पर बहुत बल दिया गया है जी। तो हिंदी दिवस इस वर्ष और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसके संवाहक के रूप में सभी भारतीय भाषाओं को लिया गया है, किंतु हिंदी को इसमें बहुत वरीयता मिली है क्योंकि संत साहित्य जो है जिस तरह मराठी में बहुत सारे लिखे गए हैं उसी तरह हिंदी में भी लिखे गए हैं। तो आज आवश्यकता हम सब के लिए यह है कि अपनी भाषा को हम ज्यादा अच्छे से सीखें, क्योंकि जो संत लोग जो बात कह गए हैं वो पढ़ने के बाद यदि अभी की पीढ़ी को समझ में नहीं आती है कि इस शब्द को क्या कहा जाए जी। तो अपनी भाषा को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक अपने घर परिवार में हम बोले, जिससे अभी जैसे स्कूल के बच्चों को कहते हैं कि उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ तो वो असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन उसको कहा कि कॉर्नर में खड़े हो जाओ तो एकदम जल्दी समझ में आता है। आज हम हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसलिए हम बोलते हैं जी। उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्द भी काफ़ी उसका प्रयोग होता है। तो इसी से जोड़कर मैं एक अगला प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आधुनिक तंत्रज्ञान जो आ रहा है तो वो सरलता से सिखाने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग हो सकता है क्या? क्योंकि अभी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी बात कही है जहाँ पर मातृभाषा या राष्ट्रभाषा को भी उसके ऊपर भी काफ़ी बल दिया गया है। तो यह तंत्रज्ञान जो है वो सरलता से हम आगे की पीढ़ी तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं? जैसे बहुत पहले से कहा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो संगणक की भाषा है वो संस्कृत सबसे बेस्ट है। हाँ। ये विदेश के विद्वान भी कहते हैं जी। तो संस्कृत की जो लिपि है हाँ। वही मराठी की भी है और हिंदी की भी है। हाँ। तो आज के तारीख में भी हिंदी को उसके लिए अच्छी भाषा मानी जाती है और अभी यूनिकोड जो फॉन्ट यूज करते हैं सब लोग मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, ये यूनिकोड के ही 160 फॉन्ट अभी अवेलेबल है। भाषा के दृष्टिकोण से हिंदी जो है उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने बाकी क्षेत्रों की बात की तो लेकिन एक हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग रहता है कि कार्यालयीन कामकाज जो रहता है वो भले ही सरकारी दफ्तर हो या किसी निजी कार्यालय में भी हम जाते हैं, पूरा जो व्यवहार है वह हिंदी भाषा में हो, इसलिए क्या प्रयास हो रहे हैं विभिन्न स्तर पर? अभी बहुत करीबन
लगभग 20 वर्षों से हिंदी रोजगार के लिए उपयोगी है क्या? जी। ये कई बार बोलते हैं कि साहित्य से क्या हो सकता है, लेकिन रोजगार के दृष्टिकोण से हिंदी का व्यवहारिक रूप, हाँ। जिसको आजकल विश्वविद्यालयों में प्रयोजन मूलक हिंदी इस नाम से एक विशेष 100 नंबर का पेपर ही होता है। जी। ये प्रयोजन मूलक हिंदी है ना, प्रयोजन से ही है कि हिंदी से हिंदी की प्रयोजनीयता, हिंदी से की क्या उपयोगिता है, जी। जिसको व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। तो आज विश्वविद्यालयों से लेकर हर जगह पर पत्र कैसे लिखना है, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, अनुवाद, मीडिया की भाषा कौन सी होगी, ये सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मीडिया में भी जो यानी संचार जगत में जो लोग आजकल नौकरी कर रहे हैं, वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद भी जाते हैं, तो वो जो मात्राओं का ज्ञान है, भाषाई दक्षता है, कौन से शब्दों का प्रयोग किस जगह पे करना चाहिए, ये उनके लिए कठिनाई होती है। तो ऐसा कहते हैं कि यदि आप एमए हिंदी में करते हैं और फिर जनसंचार में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से हिंदी समझ में आती है। तो ये जो सरकारी दफ्तर जो होते हैं, जैसे बैंक हो गया या सरकार की कोई भी संस्थान है, वहां पर एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है। जी। तो ये राजभाषा अधिकारी को ये जिम्मेदारी होती है कि वो हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, ये अपने कार्यालय में वो चलाए और इस माध्यम से महीने भर व्यवहार जो है वो हिंदी भाषा में हो, ताकि लोगों को, सभी जो आ रहे हैं या वहाँ काम कर रहे हैं, उनको हाँ, उस भाषा का प्रयोग करने की एक आदत बन जाए। आदत बन जाए और जी। उसका पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक हर पत्र का जैसे अंग्रेजी में भी है ना कि पत्र इस तरह से ही लिखा जाता है, जी। वैसे हिंदी में भी उसकी एक निश्चित शब्दावली है। इसके लिए पारिभाषिक शब्दावली जिसे कहते हैं, यानी संचार की, वाणिज्य की, विज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की, ऐसे उसकी पारिभाषिक शब्दावली बहुत अधिक प्रमाण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी बनाया है और उसका निरंतर विकास भी हो रहा है। जी। मैं भी एक इसमें जोड़ना चाहता था। जी। इस समय जिसको अच्छे से हिंदी आती है, बोलना, जी। पढ़ना हाँ। और लिखना, जी। जी। केवल ये 3 चीज जिसे आता है उसको तो रोजगार की कभी कमी नहीं होगी, जी। क्योंकि ये वॉइस ओवर से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, जिसे पटकथा लेखन कहते हैं, जी। फीचर लेखन कहते हैं, इसमें अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हमारा जो संत साहित्य है, वो संत साहित्य को समझने के लिए इस पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। यदि अगली पीढ़ी तक ले जाना है तो हिंदी उसकी सेतु के रूप में कार्य करेगा। और हिंदी का अध्ययन करने से हम सूर को, तुलसी को, कबीर को, जायसी को, विद्यापति को, इन सब की भूषण के पदों को हम समझ सकेंगे और उससे हम प्रेरणा ग्रहण कर सकेंगे। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सर्वसामान्य जनता और उसमें भी विशेष रूप से युवकों को हिंदी भाषा का उपयोग अधिकतम वो करे, इसके लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित हम कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ हिंदी तो बोली ही जाती है, यानी सड़क चौबारे से लेके सब लोग बात तो हिंदी में ही करते हैं। भाषा जो है वो संस्कृति का संवाहक है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। जी। लेकिन अभी जैसे भाषा के रूप में अलग अलग राज्य बन गए, जी। तो भाषा को लेकर विवाद चलने लगे। हाँ। ये विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषाई एकता जो है वो भारत की सुंदरता का प्रतीक है। जी। और इसमें सभी भाषाओं को, जैसे कहते हैं कि पूरे पत्राचार का विषय अपने देश में अंग्रेजी में होता है, तो अंग्रेजी की जगह यदि हिंदी में पत्र व्यवहार हो और उसके साथ भारतीय भाषाओं का हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी इन 20 वर्षों में दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छे से लोग जो है वहाँ के वो हिंदी बोलने लगे हैं, समझने लगे हैं और प्रेम भी उनका बढ़ा है। और अभी हम देख रहे हैं कि सिनेमा में दक्षिण भारत के सारे जो सिनेमा है वो हिंदी में हो रहे हैं, डबिंग हो रहे हैं उसके। जी। तो और हिंदी जो सिनेमा है उसका उन भाषाओं में हो रहा है, तो इससे भाषाई सौहार्द भी सिनेमा के माध्यम से बढ़ रहा है, एक व्याप्ति भी बढ़ जाती है इसी कारण। हाँ, ये तो हाँ। सही बात है कही आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आकर हमें हिंदी भाषा के इतिहास से लेकर के आज के आधुनिक तंत्रज्ञान तक, और जैसे अभी आपने कहा कि एक व्यावहारिक हिंदी का उपयोग हम किस प्रकार से अभ्यासक्रमों में ला सकते हैं, कार्यालयीन कामकाज में ला सकते हैं, यह इसका प्रयास हम सभी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हिंदी दिवस है वह मनाने का एक अच्छा उपक्रम हम शुरू करें। आपका भी धन्यवाद। प्रणाम।